अगला अगली पर्क है अपनी वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। ये फैसिलिटी जो है एम्प्लॉय को दी जा रही है, तो इसके लिए बोल रहा है कि इफ एक्चुअल बिल्स ऑफ दीज आइटम्स विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी। जितने के बिल हैं वो इसकी वैल्यू ले ली जाएगी। अगर ये फैसिलिटी जो है एम्प्लॉयर खुद के रिसोर्सेज से प्रोवाइड करवा रहा है, तो उस केस के अंदर जो है इसकी जो कॉस्ट लगी है एम्प्लॉयर की, एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो जो है इसकी वैल्यू ले ली जाएगी। और एम्प्लॉय से अगर कोई भी अमाउंट रिकवर किया जा रहा है तो वो उसमें से डिडक्ट कर दिया जाएगा। एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इट। अगर बिल एम्प्लॉय के नाम पर है मगर वो पे किए जा रहे हैं बाय एम्प्लॉयर, देन उस केस में ये जो है टैक्सेबल पर्क फॉर ऑल एम्प्लॉयज बन जाता है। इट इज टैक्सेबल पर्क फॉर ऑल एम्प्लॉयज। नेक्स्ट आपका है वैल्यूएशन ऑफ फैसिलिटी ऑफ फ्री एजुकेशन। फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, इस केस के अंदर एम्प्लॉयर जो एक्चुअल बिल्स पे करा है, एक्चुअल एजुकेशन बिल्स पेड बाय द एम्प्लॉयर इन रेस्पेक्ट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी। एक तो अपना एजुकेशन का अलाउंस था, एजुकेशन का जो है हमने पढ़ा था कि कितना 100 रुपए पर चाइल्ड और मैक्सिमम कितने चाइल्ड तक, 2 चाइल्ड तक। ये आपका अलग है, ये आपका आ जाता है पर्क्स के अंदर। ठीक है, देखिए तो एक्चुअल एजुकेशन बिल जो एम्प्लॉय ने पे किया है वो इसकी वैल्यू हो जाती है। अगर ये फैसिलिटी जो है किसी ऐसे इंस्टीट्यूट के लिए दी जाती है जो कि एम्प्लॉयर जो है वो मेंटेन करता है, इफ द फैसिलिटी इज गिवन इन द इंस्टीट्यूशन ओन्ड एंड मेंटेन्ड, ओन बाय द एम्प्लॉयर, या तो एम्प्लॉयर ओन कर रहा है या फिर उसका टाई अप है और टाई अप बाय द एम्प्लॉयर, देन इट इज टैक्स फ्री अप टू ₹1000 पर मंथ पर चाइल्ड। ठीक है, 1000 रुपए पर मंथ पर चाइल्ड तक जो है वो एग्जेम्प्ट है। यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, यहाँ पर कितने भी बच्चे हो सबको 1000 पर मंथ पर चाइल्ड फ्री है। अगर कॉस्ट जो है 1000 से ज्यादा है पर मंथ, तो उस केस के अंदर जो एक्सेस पार्ट है ना 1000 से ऊपर का, वो टैक्सेबल हो जाएगा आपका। साथ में ये बोल रहा है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स जिनके अंदर जो है एम्प्लॉय जो है उसके ब्रदर सिस्टर जो है छोटे भाई बहनों की पढ़ाई करवा रहा है, तो वो जो है टैक्सेबल, पूरा फुल्ली टैक्सेबल है। वो उसमें 1000 रुपए वाली एग्जेम्पशन, 1000 तक की जो एग्जेम्पशन है वो नहीं मिलेगी। द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन विल बी द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर स्टैंडर्ड स्कूल इन द सिटी। देखिए अब यहाँ पर जो है उससे फीस तो लेनी जा रही है। अगर एम्प्लॉयर खुद का स्कूल चला रहा है तो उस केस के अंदर एम्प्लॉय से फीस नहीं ली जा रही, तो उस केस में क्या होगा कि सिमिलर इंस्टीट्यूशन जो है, स्टैंडर्ड सिमिलर इंस्टीट्यूशन उस सिटी के अंदर, उसमें कितनी फीस लग रही है वो आपकी ट्यूशन फीस वो ले ली जाएगी, वो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन ले ली जाएगी। फिर ये बोल रहा है एजुकेशन बिल्स आर इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय के नेम पर है बट एम्प्लॉयर जो है वो पे कर रहा है, रीएम्बर्स कर रहा है, तो ये जो है टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉय हो जाती है। स्पेसिफिक के लिए नहीं रहेगी, फिर ये हो जाती है टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज। एनी अमाउंट पेड द एम्प्लॉय विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द अबव वैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका कार फैसिलिटी। अगर कार जो है ओन या हायर करी है एम्प्लॉयर ने, कार जो है वो ओनर की, एम्प्लॉयर की खुद की है या फिर उसने हायर करी है एम्प्लॉयर ने, अगर ये कार जो है ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज ली जाती है केवल, तो इसकी वैल्यूएशन जो है वो 0 हो जाएगी। अगर ये पर्सनल पर्पस के लिए ली जाती है तो पूरी जो वैल्यू है ना, जितने भी एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने इनकर किए हैं वो इसकी जो है वैल्यू मानी जाएगी। अगर कार पर्सनल पर्पस के लिए यूज की जा रही है तो एम्प्लॉयर ने जितने भी खर्चे करे इसके अंदर, वो पूरी इसकी वैल्यू मानी जाएगी। और खर्चों के अंदर क्या क्या आ जाता है,
ऑल एक्सपेंसेस के अंदर रनिंग एक्सपेंसेस प्लस मेंटेनेंस के जो एक्सपेंसेस लगे, वियर एंड टीयर जो हुआ कार के अंदर, प्लस ड्राइवर सैलरी, ड्राइवर की कितनी सैलरी है, प्लस 10% डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 10% जो है वो भी इसमें ऐड कर दो। इतने टोटल खर्चे जो हैं आपके टैक्सेबल हो जाएंगे। अच्छा, अब फिर ये बोला है कि अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर किया है तो वो डिडक्ट कर दिया जाएगा, हर पॉइंट में यही है। और अब नेक्स्ट बोल रहा है कि अगर कार जो है पार्टली तो ऑफिशियल पर्पस के लिए की है और पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए की है, पार्टली ऑफिस के लिए, पार्टली पर्सनल के लिए, तो इस केस के अंदर जो है तीन कैटेगरी है। पहली है इफ ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कार आर मेट बाय एम्प्लॉयर, सारे के सारे खर्चे जो है एम्प्लॉयर कर रहा है, अगर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कार आर मेट बाय एम्प्लॉयर, तो उस केस के अंदर क्या होगा कि कार अगर 1.6 सीसी लीटर कैपेसिटी की है, अप टू 1.6 सीसी लीटर कैपेसिटी, तो उस केस के अंदर आप क्या वैल्यू लोगे, ₹18,000 पर मंथ, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 रुपए पर मंथ ड्राइवर का भी ऐड कर दोगे, अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड करवाया है, और ये इसकी वैल्यू हो जाएगी इस फैसिलिटी की। ये ध्यान रखना 1800 पर मंथ है तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, 1800 इंटू 12, और अगर ड्राइवर भी है तो 900 इंटू 12। ये तो पहला केस है अगर ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कार आर मेट बाय एम्प्लॉयर। दूसरा केस है इफ एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज आर मेट बाय एम्प्लॉय, जो पर्सनल यूज के लिए खर्चे हैं वो एम्प्लॉय खुद इनकर कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो है 1.66 लीटर कैपेसिटी की कार 1.66 लीटर तक अगर है सीसी, तो उस केस में 600 पर मंथ तो कार के लिए, प्लस 900 पर मंथ ड्राइवर के लिए। अगर ड्राइवर जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है तो ये इसकी वैल्यू जो है हम ले लेंगे 600 इंटू 12 प्लस 900 इंटू 12। अगर कार जो है 1.6 सीसी लीटर से ज्यादा की है, अच्छा ये अपना रह गया ऊपर वाले केस में, अगर एम्प्लॉयर ने खर्चे मैट किए हैं तो उस केस में अगर मोर देन 1.66 लीटर कैपेसिटी है तो 1800 की जगह 2400 पर मंथ हो जाएगा, ड्राइवर सैलरी उतनी रहेगी। यहाँ पर अगर नीचे 1.66 लीटर कैपेसिटी से ज्यादा है तो 600 की जगह 900 हो जाएगा, और ड्राइवर सैलरी 900 ही रहेगी अपनी, ठीक है। यहां पर जो है आपको एक्चुअल खर्चे जो है, हमने ये जो अभी पढ़ी ना, ये 2 पॉइंट पढ़े हमने कि अगर पर्सनल खर्चे जो है वो एम्प्लॉय मीट करता है, और पहले वाले केस में पढ़ा था कि सारे के सारे खर्चे एम्प्लॉयर मीट करता है। तो हमने जो रेटें पढ़ी है ना अभी, दीज आर स्टैंडर्ड रेट्स। यहाँ पर हमको एक्चुअल खर्चे जो है वो कंसिडर नहीं करने हैं, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर नॉट कंसिडर्ड। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम दीज रेट्स। एम्प्लॉय से जो भी खर्चे रिकवर किए हैं ना, दीज खर्चे, ये जो खर्चे हैं, दे विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम दीज रेट्स। ये खर्चे जो है इन रेट्स के अंदर से हम डिडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा है, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम ये अज्यूम करेंगे कि ड्राइवर जो है वो नहीं प्रोवाइड करवाया गया है। वी विल अज्यूम दैट ड्राइवर इज नॉट प्रोवाइड। अपने मन से मत लिख देना, अगर क्वेश्चन में दिया है तो ही ड्राइवर प्रोवाइड करवाना। अगर एक से ज्यादा कार प्रोवाइड करवाई है तो उस केस में एक कार की वैल्यूएशन तो जो है इस सी, जो हमने पॉइंट सी में डिस्कशन किया है उसके हिसाब से करेंगे। पॉइंट सी कौन सा था आपका, इफ कार इज यूज पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, उसके हिसाब से करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ वन कार विल बी डन अकॉर्डिंग टू पॉइंट सी, एंड वैल्यूएशन ऑफ रिमेनिंग कार विल बी डन अकॉर्डिंग टू बी। रिमेनिंग कार कौन सी, रिमेनिंग कार आपकी अगर कार केवल पर्सनल पर्पस के लिए यूज की गई है, only for personal purpose। अगर कार जो है एम्प्लॉय खुद ओन करता है, कार जो है एम्प्लॉय की खुद की है,
तो अगर वो केवल ऑफिशियल पर्पस के लिए कार यूज कर रहा है तो उस केस में वैल्यूएशन 0 हो जाएगा। पार्टली पर्सनल के लिए कर रहा है और पार्टली ऑफिशियल के लिए, तो जितने भी उसके जो हैं पर्सनल एक्सपेंसेस लगे जो कि एम्प्लॉयर ने पे किए हैं वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी। और अगर कार ऑफिशियल और पर्सनल दोनों पर्पस के लिए यूज की जाती है तो 1.66 लीटर तक अगर है तो उस केस में जितने भी खर्चे एम्प्लॉयर ने करे हैं, ऑल द एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर, उसमें से माइनस कर दो 1800 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ अगर ड्राइवर भी है, तो ये इसकी जो है वैल्यू हो जाएगी। इट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी। ठीक है। अगर कार 1.66 सीसी लीटर कैपेसिटी से ज्यादा है तो उस केस के अंदर जितने भी खर्चे एम्प्लॉयर ने करे हैं माइनस कर दो उसके अंदर से 2400 पर मंथ प्लस 900 पर मंथ फॉर ड्राइवर इफ ड्राइवर इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी। अच्छा, वैल्यूएशन जब करेंगे तो फ्रैक्शन ऑफ मंथ्स को इग्नोर करना है, मतलब 11 महीने और 10 दिन है तो 11 महीने ले लेने हैं। ये तो हो गया कार का वैल्यूएशन। अगला है अपना फैसिलिटी ऑफ अदर व्हीकल ओन बाय एम्प्लॉय। कोई और व्हीकल अगर एम्प्लॉय ओन करता है तो अगर वो ऑफिशियल पर्पस के लिए है तो वैल्यूएशन 0 हो जाएगा, कुछ नहीं टैक्स देना। अगर वो केवल पर्सनल यूज के लिए है तो जितने भी खर्चे एम्प्लॉयर ने उसके ऊपर करे वो उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर ऑफिशियल और पर्सनल दोनों के लिए हैं तो ऑल द एक्सपेंसेस मेट बाय एम्प्लॉयर, जितने खर्चे एम्प्लॉयर ने करे माइनस ₹900 पर मंथ, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, कार अगर केवल आप ऑफिस जाने और ऑफिस से आने के लिए काम में ले रहे हो, ओनली फॉर गोइंग टू ऑफिस एंड कमिंग बैक फ्रॉम ऑफिस, तो वो टैक्स फ्री है, देन इट इज टैक्स फ्री। अगर कार जॉइंटली प्रोवाइड करवाई जाती, मान लो 3 एम्प्लॉय हैं, तीनों को एक ही कार प्रोवाइड करवाई है, देन ऑल्सो इट इज टैक्स फ्री। नेक्स्ट है आपका वैल्यूएशन ऑफ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। अच्छा, एम्प्लॉयर अगर है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी लाइक बस कैब वगैरह जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है तो उस केस में वैल्यू क्या लेंगे? वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी शैल बी टेकन टू द वैल्यू एट विच सच एमेनिटीज ऑफर टू द पब्लिक बाय ट्रांसपोर्ट। मतलब फ्री ट्रांसपोर्ट दे रहे हो आप, कुछ पैसा नहीं ले रहे हो बस का या कैब का, तो उस केस में क्या है? वैल्यू ऑफ दिस फैसिलिटी शैल बी टेकन टू बी द वैल्यू एट विच सच एमेनिटीज ऑफर टू द पब्लिक बाय द ट्रांसपोर्ट। पब्लिक से जनरल में क्या चार्ज किया जा रहा है वो इसकी वैल्यू ले ली जाएगी। कंपनी एनी अमाउंट रिसीव, अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट ले रही है तो वो डिडक्ट कर दिया जाएगा। दिस फैसिलिटी इज टैक्स फ्री फॉर रेलवे एंड एयरलाइन एम्प्लॉयज। रेलवे एंड एयरलाइन एम्प्लॉयज के लिए ये टैक्स फ्री है केवल और केवल। रेलवे और एयरलाइन एम्प्लॉयज के लिए टैक्स फ्री है। नेक्स्ट है आपका टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज। अभी तक हमने देख लिया टैक्सेबल पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज एंड टैक्सेबल पर्क्स फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉइज। नाउ लास्ट है आपका टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, मतलब सबके लिए टैक्स फ्री है। ये क्या क्या पर्क्स है? पहला है फैसिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेज। कुछ सर्कमस्टेंसेज दे रखे, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इनके अंदर दिया जाता है तो वो टैक्स फ्री है। पहला बोल रहा है फैसिलिटी ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग एट माइनिंग साइट। अगर कोई एम्प्लॉय माइनिंग साइट के ऊपर वर्क कर रहा है या फिर ऑन शोर एक्सप्लोरेशन साइट या फिर डैम साइट पर वर्क कर रहा है तो इस केस के अंदर जो है उसको ये जो फैसिलिटी दी जा रही है रहने की, घर की, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन की, ये जो है टैक्स फ्री है। नेक्स्ट बोले ऑन ट्रांसफर। अगर ट्रांसफर हो जाता है तो उस केस में मान लो कि जैसे मेरे फादर बैंक में थे तो हमारा अजमेर से कोटा ट्रांसफर हो गया था, तो अजमेर से जब कोटा गए, अजमेर से कोटा गए तो हम लोगों को अजमेर में मान लो हमारा घर था और कोटा में भी हमने घर लिया, दोनों जगह घर है, तो एक हाउस जिसका वैल्यूएशन ज्यादा है
वो जो है 90 दिन तक एग्जाम्प्ट होगा। ऑन ट्रांसफर वन हाउस एग्जाम्प्ट अप टू 90 डेज इफ 2 हाउस आर प्रोवाइडेड। ओके, अजमेर का घर भी हमने खाली नहीं किया था और कोटा में भी हम लोग को हो गया मान लो 1 महीना, तो 1 महीने हम रहे अगर 90 दिन तक, वैसे है कि 90 दिन तक दोनों में से एक हाउस जो है दैट विल बी टैक्सेबल, अदर विल बी एग्जाम्प्ट। अगर आप बोले ऑन ट्रांसफर अकोमोडेशन इन होटल अप टू 15 दिन, अच्छा हमारा ट्रांसफर हुआ, हम लोग जो है 15 दिन जाकर होटल के अंदर रहे या 12 या 13 दिन रहे, तो 12-13 दिन तक रहे हम लोग, अगर 15 दिन तक रहे तो हमारा जो अकोमोडेशन है होटल के अंदर वो दैट विल बी टैक्स फ्री इन केस ऑफ ट्रांसफर ओनली। ओके, नेक्स्ट है हाउस फैसिलिटी टू जजेस। जजेस वगैरह को जो घर दिया जाता है, हाउस की फैसिलिटी दी जाती है, दैट इज टैक्स फ्री। लास्ट है आपका फ्री रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, फ्री 6 पॉइंट डाल लो, फ्री रेजिडेंशियल accommodation to officers of parliament, free residential accommodation to officers of parliament। ठीक है, ये भी आपका टैक्स फ्री है। अगला है आपका इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। इंटरेस्ट फ्री लोन हम वही देख रहे हैं, टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज। सेकंड है आपका इंटरेस्ट फ्री लोन, इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट। अगर 20,000 तक है तो टैक्स फ्री है ये, और अगर ये फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज है अकॉर्डिंग टू रूल 3 है तो भी ये टैक्स फ्री है, 2 केसेस में टैक्स फ्री है। अगला फ्री एजुकेशन फैसिलिटी टू चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द एम्प्लॉयर। हमने देखा था कि अगर 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड तो है तक है, यहाँ पर नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इट इज टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉयज। हमने पढ़ा था उधर जब हम स्पेसिफिक एम्प्लॉयज वाला पढ़ रहे थे ना, तो हमने पढ़ा था। एक 1,000 पर मंथ पर चाइल्ड तक है तो टैक्स फ्री है। और हमने उसमें ये भी पढ़ा था, अगर बिल्स जो है इफ दे आर इन द नेम ऑफ एम्प्लॉय, मगर अगर वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है और रिइंबर्स कर रहा है तो वो टैक्सेबल कॉस्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज हो जाती है, उस केस में टैक्सेबल कॉस्ट फॉर ऑल एम्प्लॉयज हो जाती है। अगला आपका है फैसिलिटी ऑफ कंप्यूटर एंड लैपटॉप फॉर पर्सनल यूज, लीव ट्रेवल असिस्टेंस विद इन प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, फैसिलिटी इन फॉरेन कंट्री बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सब टैक्स फ्री है फॉर ऑल एम्प्लॉयज। पेमेंट ऑफ टैक्स बाय एम्प्लॉयर ऑन नॉन मॉनिटरी परक्विजिट्स, कन्वेंस फैसिलिटी टू एंड फ्रॉम रेजिडेंस टू प्लेस ऑफ वर्क, ऑफिस जाना और ऑफिस से आना, टेलीफोन एंड मोबाइल फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ ट्रेनर, रिफ्रेशर कोर्स एक्सेट्रा, employers contribution to group insurance scheme, payment of accidental insurance premium in respect of policy of employees taken by the employer, transfer of certain assets after using for more than 10 years, कोई assets ट्रांसफर कर रहे हो 10 साल से ज्यादा यूज करने के बाद, या मतलब एम्प्लॉय को ट्रांसफर किए जा रहे हैं, एम्प्लॉय को ट्रांसफर किया है, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन एसेट्स आफ्टर यूजिंग फॉर मोर देन 10 years, तो ऐसे एसेट्स का ट्रांसफर जो है वो टैक्स फ्री है। अच्छा, लास्ट अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। अभी तक हमने मॉनिटरी सैलरी पढ़ लिया, परक्विजिट्स पढ़ लिए, पर्क्स, नॉन मॉनिटरी सैलरी, अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, दीज पॉइंट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। सबसे पहला इसके अंदर है आपका कंपनसेशन, कंपनसेशन जो मिलता है एम्प्लॉय को। नेक्स्ट है आपका ग्रेचुटी, एट ग्रेशिया पेमेंट बोलते हैं। कंपनसेशन जो है वो आपको सर्विस कंडीशन में कोई चेंज हो रहा है आपका,
या फिर एम्प्लॉयर्स जो है उनको रिट्रेंच कर देते हैं, काफी बार रिट्रेंचमेंट हो जाता है, तो उस केस में उनको कंपनसेशन दिया जाता है। फिर आपका अर्न एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव है, कम्यूटेड पेंशन, प्रोविडेंट फंड, सुपर एन्युएशन फंड, रीअम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स, एलटीसी, अमाउंट रिसीव ऑन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, और लास्ट आपका पेंशन फंड स्कीम। एक एक करके देखते हैं हम लोग सारी चीजें। सबसे पहले आपका है कंपनसेशन। अगर कंपनसेशन आपको मिला है, आपकी सर्विस कंडीशंस में कोई चेंज किया जा रहा है, इस कंपनसेशन इज रिसीव्ड ऑन अकाउंट ऑफ एनी चेंजेस इन सर्विस कंडीशन। आपको निकाला नहीं जा रहा, आप उसी कंपनी में काम कर रहे हो, बस आपकी सर्विस की कंडीशंस में चेंज किए जा रहे हैं, तो उस केस में इट इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉइज। अगर कंपनसेशन मिल रही है ऑन अकाउंट ऑफ रिडक्शन इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज घटा रहे हैं, रिट्रेंच कर रहे हैं, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन उसको बोलते हैं, तो उस केस में मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स फ्री पार्ट। क्या क्या? पहला तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंपनसेशन रिसीव्ड, एक्चुअल कितनी कंपनसेशन आपको रिसीव हुई है। दूसरा 15 डेज फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, 15 डेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स वर्क इंटू एवरेज डेली सैलरी, 15 डेज इंटू नंबर ऑफ ईयर वर्क इंटू एवरेज डेली सैलरी, और मैक्सिमम ₹5 लाख, तीनों में से जो भी लोअर है। एवरेज डेली सैलरी क्या होता है अभी इधर देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले तो ध्यान रखिए कि सर्विस जो है इट शुड बी मोर देन 6 मंथ्स, अगर है तो वो उसको 1 साल ट्रीट किया जाएगा। अगर फ्रैक्शन में है, मतलब कि सर्विस 6 महीने से ज्यादा है, 8 महीने है, मान लीजिए कि 5 साल और 8 महीने की सर्विस है, तो उसको 6 साल ट्रीट किया जाएगा। सैलरी जो है यहाँ पर ये जो हमने पॉइंट देखा था 15 डेज इंटू नंबर ऑफ ईयर्स वर्क इंटू एवरेज डेली सैलरी, तो उसके लिए बता रहा है सैलरी मीन्स एवरेज डेली सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग 3 मंथ्स फ्रॉम द मंथ ऑफ रिट्रेंचमेंट। मतलब जब आपका रिट्रेंचमेंट हुआ, उसके पिछले 3 महीने की सैलरी जो है वो देखेंगे। जिस महीने रिट्रेंचमेंट हुआ उसके पिछले 3 महीने की सैलरी जो है वो हम देखेंगे, एवरेज डेली सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग 3 मंथ्स। और क्या क्या आता है इसमें आपके एवरेज डेली सैलरी में? पे, जो बेसिक पे है, प्लस डीए, प्लस कमीशन, प्लस अलाउंसेस, टैक्सेबल पार्ट ओनली, प्लस एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन पर्क्स बाय एम्प्लॉयर। इट विल बी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज ऑफ प्रीसीडिंग 3 मंथ। जितना टोटल आपको 3 महीने में सैलरी मिली है उसको डिवाइड कर दो टोटल पिछले 3 महीने में जितने भी दिन थे, तो वो आपकी एवरेज डेली सैलरी निकल के आ जाएगी। समझ गए? ये एग्जाम्पशन केवल उन एम्प्लॉयज को दिया जाता है ऑन विच इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इज अप्लाइड, दैट इज टू एम्प्लॉयज क्लास एंड नॉट टू ऑफिसर्स क्लास। ये केवल एम्प्लॉय क्लास को दिया जाता है क्योंकि ऑफिसर क्लास के ऊपर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट नहीं लगता है। अच्छा, कंपनसेशन अगर हम दे रहे हैं अंडर एनी अप्रूव्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, अप्रूव्ड स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो जो है आपकी फुल्ली टैक्स फ्री हो जाती है। क्या हो जाती है? फुल्ली टैक्स फ्री। अगर आप वीकली पेमेंट कर रहे हो, इन केस ऑफ वीकली पेमेंट ऑफ एडीएस, एवरेज डेली सैलरी, अगर वीकली पेमेंट है तो एवरेज डेली सैलरी जो है ना विल बी प्रीसीडिंग 4 वीक्स। In case of weekly payment, average daily salary will be of preceding 4 weeks. In case of daily payment, average daily salary will be of preceding 12 days. देखिए, अगर मंथली पेमेंट ना करके आपको वीकली या फिर डेली पेमेंट है तो उस केस में आप किस तरह से वैल्यूएशन करेंगे? तो उसके लिए दे रखा है कि अगर वीकली पेमेंट कर रहे हैं, आपको कोई एम्प्लॉयर जो है अपने एम्प्लॉयज को हर हफ्ते पेमेंट कर रहा है, हफ्ते का एंड होता है, वो उसको 1 वीक का पेमेंट कर देता है, तो उस केस के अंदर जो है वीकली पेमेंट के केस में एवरेज डेली सैलरी जो प्रीसीडिंग 4 वीक की जो सैलरी है ना वो ले लोगे, और प्रीसीडिंग 4 वीक, मान लो कि आपको 1 वीक की सैलरी है आपकी 5,000 रुपए,
कितनी 5,000 रुपए। तो 4 वीक की कितनी हो गई, प्रीसीडिंग 4 वीक की 20,000 रुपए, 20,000 हो गई। अब एवरेज डेली सैलरी कैसे निकालोगे, 20,000 को डिवाइड कर दो 4 वीक के अंदर कितने दिन थे, 4 वीक के अंदर कितने दिन थे, 28 दिन। तो ये आपकी एवरेज डेली सैलरी आ जाएगी। और इन केस अगर आपको रोजाना का रोजाना आपका जो भुगतान कर दिया जा रहा है, तो पिछले 12 दिन की जो आपकी सैलरी थी, पिछले 12 दिन मान लो आपको जो है 500 रुपए हर रोज के मिल रहे हैं, तो 12 दिन के कितने हो गए, 500 इंटू 12 करो 6,000, 6,000 को 12 से डिवाइड कर दो, वो आपकी एवरेज डेली सैलरी हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी जो है एक एक्स ग्रेशिया पेमेंट होता है, ये वॉलंटरी पेमेंट है बट इट इज अ स्टैट्यूटरी पेमेंट, वॉलंटरी बट स्टैट्यूटरी पेमेंट मेड बाय एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और आफ्टर द डेथ ऑफ एम्प्लॉयर फॉर हिज पास्ट सर्विसेज। या तो उसके रिटायरमेंट के बाद, या फिर मान लो कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस उसकी डेथ हो जाती है, तो उसकी डेथ के बाद जो है वो उसकी पास्ट सर्विसेज के लिए दिया जाता है। अच्छा, इनकम टैक्स एक्ट जो है वो बोलता है कि अगर गवर्नमेंट या लोकल बॉडी एम्प्लॉयज हैं तो उस केस में ग्रेचुइटी पूरा का पूरा टैक्स भी होता है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड लोकल बॉडी एम्प्लॉयज के केस में इट इज फुल्ली टैक्स फ्री। और वो एम्प्लॉयज जिनके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 लगता है, फॉर एम्प्लॉयज ऑन विच पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 अप्लाइज, गवर्नमेंट और लोकल बॉडी के केस में तो फुल्ली टैक्स फ्री। और जिनके ऊपर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 लगता है, उस केस में मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 इज टैक्स फ्री। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड या 15 डेज फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस इनटू एवरेज डेली सैलरी या मैक्सिमम ₹10 लाख। एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड 15 डेज फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस इनटू एवरेज डेली सैलरी और मैक्सिमम ₹10 लाख। कुछ क्लैरिफिकेशन है। सर्विस ऑफ मोर देन 6 months 1 year, जैसे पहले हमने देखा था कंपनसेशन में, सैलरी क्या है, सैलरी मींस सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ रिटायरमेंट डिवाइडेड बाय 26, मतलब पिछले महीने की जो सैलरी है, वहां पर तो हमने पिछले 3 महीने की ली थी कंपनसेशन में और उसको नंबर ऑफ डेज ऑफ 3 मंथ से डिवाइड किया था। यहाँ पर पिछले 1 महीने की सैलरी लेनी है, मान लो मेरी थी 15,000, 15,000 ले लो, उसको 26 से डिवाइड कर लो, ये एवरेज डेली सैलरी हो जाएगी। डीए को हमेशा इंक्लूड करना है। ग्रेचुइटी एक्ट जो है वो अप्लाई करती है ऑन ऑल द कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट इन विच 10 और मोर फुल टाइम एम्प्लॉयज आर वर्किंग, जहां पर 10 या 10 से ज्यादा फुल टाइम एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं, उन सारी एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर ग्रेचुइटी जो है वो लग जाता है। ध्यान रखिएगा 10 एम्प्लॉयज होने चाहिए। अगर सीजनल फैक्ट्री है, सीजनल फैक्ट्री मतलब कि मान लो गर्मी में चलती है, आइसक्रीम की फैक्ट्री है, गर्मी में चलती है और फिर बाकी के साल बंद रहती है, तो इन केस ऑफ सीजनल फैक्ट्री 7 days of each year of service will be taken in place of 15 days। यहाँ पर हमने 15 दिन लिया था ना, 15 डेज इंटू नंबर ऑफ ईयर वर्क, तो यहाँ पर जो है हम 7 इंटू नंबर ऑफ ईयर वर्क इंटू एवरेज डेली सैलरी कर देंगे। ठीक है। अच्छा, दूसरे एम्प्लॉयज जिनके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 नहीं लगता, उनके लिए हम किस तरह से टैक्सेबल करेंगे ग्रेचुइटी टू अदर एम्प्लॉयज। तो बोल रहा है मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्स फ्री पार्ट। क्या, या तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रिसीव्ड या फिर हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। जितने साल आपने काम किया है, मान लो 15 साल काम किया, तो 15 साल के लिए ये बोल रहा है हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ठीक है, तो आपने 15 साल का काम किया तो हाफ इंटू 15 कर दो, कितना हो गया 7.5, 7.5। देखिए क्लैरिफिकेशन पढ़िए, क्लैरिफिकेशन का आपको ये क्लियर होगा। फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ हाफ मंथ ओनली कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस आर कंसिडर्ड, फ्रैक्शन ऑफ ईयर इज इग्नोर्ड। यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ ईयर जो है इग्नोर करना है, यहाँ पर फ्रैक्शन ऑफ ईयर इग्नोर करना है, कंप्लीटेड ईयर ही काउंट करेंगे। Here salary means average monthly salary of preceding 10 months from the month of retirement। यहाँ पर जो है मंथली सैलरी जो है पिछले 10 महीने की ले लेनी है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एवरेज मंथली सैलरी है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, पहले एवरेज डेली सैलरी कर रहे थे। तो हाफ मंथ फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, हाफ मंथ मतलब 15 साल काम किया तो कितना 7.5 इंटू एवरेज मंथली सैलरी हो जाएगा।
DA and commission will be added if these are according to the terms of service. Okay, मैक्सिमम 10 लाख तक है यहाँ पे। अगर प्रीसीडिंग ईयर्स में किसी और एम्प्लॉयर से जो है, if the employer has received any advantage of exemption of gratuity in preceding years from the other employer, then maximum limit of 10 lakh will be reduced by previous exempted amount. पहले जो exempt हो चुका है उसको आप माइनस कर दो। ग्रेचुटी आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉयर जो है इट इज फुल्ली टैक्स फ्री फॉर फैमिली मेंबर्स। अगर डेथ हो गई है तो ग्रेचुटी पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा फैमिली मेंबर्स से। नेक्स्ट है आपका एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव। जो आपकी अर्नड लीव है आपने उसको एनकैश करवा लिया, आपने छुट्टी ना लेके उसको एनकैश करवा लिया। एनकैशमेंट ऑफ अर्नड लीव ड्यूरिंग सर्विस इज फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल द एम्प्लॉइज। एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। रिटायर हुए आप और रिटायर होने के टाइम पर आपके कोटे में जो है कुछ लीव पड़ी हुई थी जमा होके, तो अगर आप ड्यूरिंग सर्विस ले रहे तो फुल्ली टैक्सेबल है। अगर रिटायर होने के बाद उसको एनकैश करवा रहे हैं तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए तो फुल्ली टैक्स फ्री है। अदर एम्प्लॉयज के लिए मिनिमम पार्ट जो है वो टैक्स फ्री है। क्या है मिनिमम पार्ट? एक्चुअल अमाउंट ऑफ अर्न लीव रिसीव, जो एक्चुअल अमाउंट आपको मिला है, या फिर 10 महीने इंटू एवरेज मंथली सैलरी, 10 मंथ्स इंटू एवरेज मंथली सैलरी जो है आपकी, या फिर अप्रूव्ड मंथ इंटू एवरेज मंथली सैलरी। अप्रूव मंथ क्या होता है अभी हम देखेंगे, और मैक्सिमम रुपीज 3 लाख। इन चारों में से जो भी सबसे कम है, विच एवर इज लोअर। Here salary means average monthly salary of preceding 10 months from the date of retirement. It includes DA and commission if these are according to terms of service. अच्छा, approved month का क्या मतलब है? Approved month means 30 days for each completed year of service. मान लो आपने 20 साल काम किया, 20 साल काम किया तो 30 days for each completed year of service। तो 20 into 30 कितना हो गया? 30 into 20 600। अप्रूव मंथ देखिए वापस बोला, अप्रूव मंथ मीन्स 30 डेज फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और लीव अलाउड बाय द एम्प्लॉयर विच एवर इज लेस। अप्रूव मंथ का मतलब हो गया कि हर साल के लिए 30 दिन जो है दिए जाते हैं, 30 days for each completed year of service और लीव अलाउड बाय द एम्प्लॉयर। जितनी लीव अलाउ करी है एक्चुअल में एम्प्लॉयर ने, दोनों में से जो भी कम है, विच एवर इज लेस, इसके अंदर से जो है आपने जितनी अर्न लीव ले ली है टेकन ड्यूरिंग द सर्विस, उसको आप माइनस कर दो। जितनी आपने ले ली है उतनी माइनस कर दो। देखो जैसे कि है ना, मान लो 30 days फॉर ईच कंप्लीट ईयर ऑफ सर्विस, एम्प्लॉयर जो है एक्चुअल में 25 छुट्टी अलाउ कर रहा है, 25, तो 25 इंटू कितने साल, मान लो 20 साल काम किया तो 20 इंटू 25 कितना हो गया? 500। और हम 30 डेज के हिसाब से निकाले तो 600 आता है। तो दोनों में से कौन सा कम है? 500 कम है। इसमें से मान लो आपने पिछले 20 साल में जो है 400 दिन की लीव ले ली, 400 दिन की, बचे कितने? 100 दिन। ठीक है, रिमेनिंग पीरियड जो 100 दिन है वो आपके बैलेंसिंग पीरियड विल बी अप्रूव्ड मंथ। यहाँ पे आपके अप्रूव्ड मंथ कितने हो गए? 100 को मल्टीप्लाई कर दो आप, 100 को मल्टीप्लाई कर दो इनटू एवरेज मंथली सैलरी। ठीक है, लीव अवेल कैसे निकालते हैं? लीव जितनी अलाउड है माइनस लीव बैलेंस, जो आपका बचा है बैलेंस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो आपकी हो जाती है लीव अवेल्ड। अगर एम्प्लॉय को है कोई एडवांटेज मिला है ऑफ एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 10(10AA) इन प्रीसीडिंग ईयर्स फ्रॉम अदर एम्प्लॉयर्स, तो उस केस में मैक्सिमम लिमिट जो है 3 लाख की, उसको रिड्यूस कर देंगे जितना पहले आपका एग्जाम हो चुका है। ठीक है, 10(10AA) अपना जो आपका सेक्शन का
नंबर है एनकेशमेंट ऑफ अर्न लीव का। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेड पेंशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10A। कम्यूटेड पेंशन क्या होता है? इट इज अ लम्प सम पेमेंट ऑफ पेंशन इन प्लेस ऑफ पीरियोडिकल पेमेंट। पीरियोडिकल पेमेंट की जगह एक बार लम्प सम में जो है एम्प्लॉय को रिटायर होता है तो एक लम्प सम में जो है उसको हम पेमेंट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं कम्यूटेड पेंशन। गवर्नमेंट और लोकल बॉडी एम्प्लॉयर्स के लिए और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए है फुल्ली टैक्स फ्री। अदर एम्प्लॉयज के लिए क्या है? अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी मिल रही है, अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिल रही है तो उस केस में 1/3 पार्ट जो है ना होल कम्यूटेड वैल्यू ऑफ नॉर्मल पेंशन का, फुल पेंशन का, वो टैक्स फ्री हो जाएगा। 1/3 पार्ट जो है टैक्स फ्री हो जाएगा। और आउट ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड, जितना अमाउंट मिल रहा है टैक्स फ्री पार्ट जो है वो माइनस कर दो। 1/3 ये टैक्स फ्री पार्ट है ना, जो टैक्स फ्री पार्ट है इसको माइनस कर दो, बची हुई टैक्सेबल हो जाएगी। अगर एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी नहीं मिल रही है तो हाफ पार्ट जो है ना वो टैक्स फ्री हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट आपका पीएफ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। उसके बाद आपका सुपर एन्युएशन फंड है, एसएएफ। सुपर एन्युएशन फंड जो है अगर वो अप्रूव्ड है तो उस केस में एसपीएफ के रूल्स लग जाते हैं। एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है 1 लाख के ऊपर वो टैक्सेबल हो जाता है। अगर ये अनअप्रूव्ड है तो यूआरपीएफ के रूल जो है इसके ऊपर भी लग जाते हैं। अगला है रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स। रीएम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल बिल्स जो है वो टैक्सेबल परक्विजिट्स है फॉर ऑल, ओनली फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज। स्पेसिफिक एम्प्लॉयर हमने देखा था कौन से होते हैं। एक्सपेंडिचर जो इनकर कर रहे हैं एम्प्लॉयर ने वो उसकी वैल्यू हो जाती है। एक्सपेंडिचर इनकर बाय एम्प्लॉयर विल बी द वैल्यू ऑफ इट। और कोई एम्प्लॉयर से आपने रिकवर किया अमाउंट वो आप माइनस कर दो। टैक्स फ्री मेडिकल फैसिलिटी, अगर कोई फैसिलिटी दी जा रही है, मेडिकल फैसिलिटी है ना, हॉस्पिटल मेंटेन्ड बाय एम्प्लॉयर फ्री में, या रियम्बर्समेंट किया जा रहा है मेडिकल एक्सपेंसेस का एम्प्लॉयर्स की फैमिली मेंबर्स का, तो ये जो है टैक्स फ्री मेडिकल फैसिलिटी कहलाती है। ट्रीटमेंट जो है गवर्नमेंट या अप्रूव्ड हॉस्पिटल के अंदर लिया जा रहा है स्पेसिफिक डिजीज के लिए, तो ये आपका टैक्स फ्री होता है। ये आपका टैक्स फ्री होता है। वैसे तो ये टैक्सेबल परक्विजिट्स है किसके लिए? ओनली फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉय। ठीक है, एक्सपेंडिचर जो खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल होता है। बट टैक्स फ्री कौन से होता है? अगर हॉस्पिटल जो है वो एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है या फिर मेडिकल एक्सपेंसेस जो खर्चे जो वो रिम्बर्स किए जा रहे हैं फैमिली मेंबर और एम्प्लॉयर के लिए, अगर ट्रीटमेंट किसी गवर्नमेंट या अप्रूव्ड हॉस्पिटल में लिया जा रहा है या स्पेसिफाइड डिजीज के लिए लिया जा रहा है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में ले रहा है तो 15,000 तक जो है आपका रियम्बर्स किया जाए, 15,000 तक जो है टैक्स फ्री होता है। रियम्बर्समेंट ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल इज टैक्स फ्री अप टू ₹15,000, एनी मोर इज टैक्सेबल। अगर मेडिकल ट्रीटमेंट इंडिया के बाहर करवाया जा रहा है तो आरबीआई की जो लिमिट है वहां तक टैक्स फ्री होता है। एक्सपेंडिचर जो है, जो खर्चा लग रहा है, बाहर हम जा रहे हैं तो बाहर जा रहे हैं तो हमारे रहने का भी तो खर्चा लगता है, तो पेशेंट के जो बाहर रहने का खर्चा लग रहा है, मेडिकल एक्सपेंसेस तो टैक्स फ्री है ही अप टू लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। अच्छा, तो और साथ साथ में जो पेशेंट बाहर जाके रह रहा है तो स्टे अब्रॉड, उसके जो खर्चे लग रहे हैं बाहर रहने के लिए, प्लस उसका वन अटेंडेंट जो उसको अटेंड करेगा, उसकी देखभाल करेगा, इन दोनों का टैक्स फ्री है अप टू द लिमिट ऑफ आरबीआई। ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो है पेशेंट के प्लस वन अटेंडेंट के वो भी टैक्स फ्री है अगर जो ग्रॉस टोटल इनकम है बिफोर दिस इंक्लूजन वो 2 लाख रुपए तक है। अगर 2 लाख रुपए तक है, वरना वो टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब गरीबों के लिए जो है वो टैक्स फ्री है। फिर ये बोला मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड और रियम्बर्स बाय एम्प्लॉयर इज टैक्स फ्री। इंश्योरेंस प्रीमियम अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है या रियम्बर्स कर रहा है तो वो टैक्स फ्री है। मेडिकल फैसिलिटी किस किस के लिए हो सकती है? खुद के लिए, बीवी के लिए, बीवी या स्पाउस एज में भी एप्लीकेबल। स्पाउस मतलब पत्नी या पति के लिए, सन, डॉटर,
डिपेंडेंट ब्रदर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, सिस्टर जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, एंड डिपेंडेंट मदर एंड फादर। अगला है आपका एलटीसी। एलटीसी लीव ट्रेवल कंसेशन, जो छुट्टियां मिलती है ना एम्प्लॉयर्स को, एलटीए और एलटीसी बोलते हैं। इट इज टैक्सेबल ओनली फॉर स्पेसिफिक एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट स्पेंड किया है वो इसकी वैल्यू हो जाएगी, और कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय से रिकवर किया है वो माइनस कर दिया जाएगा। टैक्स फ्री एलटीसी कितनी होती है? टैक्स फ्री एलटीसी कितनी होती है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग। अमाउंट ऑफ एलटीसी रिसीव फ्रॉम एम्प्लॉयर, जो एलटीसी मिली है वो। दूसरा, अमाउंट एक्चुअली स्पेंड बाय द एम्प्लॉय, जितना एक्चुअल अमाउंट स्पेंड किया है, जो उसका किराया लगा है वो, आने जाने का जो किराया लगा है वो, या फिर अमाउंट ऑफ एलटीसी जो एम्प्लॉयर से मिली है वो, या फिर जो फेयर है, फेयर ऑफ प्लेस जर्नी, गोइंग एंड कमिंग कंज्यूमिंग शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट से जो फेयर है, फेयर जो है कैन बी ऑफ नेशनल एयरवेज इकोनॉमी क्लास, नेशनल रेलवे की इकोनॉमी क्लास का, या फर्स्ट क्लास रेलवे का, या डिलक्स फेयर बस का। तो जो फेयर लगता है ना आने और जाने का शॉर्टेस्ट रूट से, वो इन तीनों में से जो भी लोअर है, विचएवर इज लोएस्ट, वो आपका जो है टैक्स फ्री पार्ट हो जाता है। दैट इज योर टैक्स फ्री पार्ट। और टैक्स फ्री को माइनस कर दो आप टोटल जो अमाउंट स्पेंड किया है उसमें से, वो आपका टैक्सेबल पार्ट हो जाता है। अच्छा, ये जो एग्जाम्पशन है, इट इज अवेलेबल 2 टाइम्स इन अ ब्लॉक ऑफ 4 कैलेंडर ईयर्स। 4 साल में 2 बार आपको ये एग्जाम्पशन मिल जाती है। करंट जो आपका ब्लॉक चला है वो 2006 से 2009 एंड 2010 से 2013। अब जो है आपका ये ब्लॉक हो गया है 2014 से 2017 का ब्लॉक है। अगर आप 4 साल के ब्लॉक में एलटीसी नहीं लेते हैं, या तो एक बार नहीं लेते हैं, दोनों ही नहीं लेते हैं, तो एलटीसी एक बार की जो है वो कैरी फॉरवर्ड की जा सकती है नेक्स्ट ब्लॉक। मतलब 4 साल के ब्लॉक में 2 एलटीसी मिलती है, अगर दोनों ही नहीं ले रहे तो दोनों में से एक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, दोनों में से एक ले रहे तो बची हुई एक कैरी फॉरवर्ड हो जाती है। यहाँ पर फैमिली का क्या मीनिंग है वो बता रखा है। हियर फैमिली मीन्स सेम एज इन मेडिकल फैसिलिटी, बट चिल्ड्रन के केस में ये जो है 2 चिल्ड्रन तक एग्जेम्प्ट है। और ये 2 चिल्ड्रन का रूल किसके लिए अप्लाई नहीं करता है? अगर 1/10/1998 से पहले कोई बच्चा बॉर्न हुआ तो उसके लिए ये 2 चिल्ड्रन का लॉ ये जो है अप्लाई नहीं करता है। और अगर मल्टीपल बर्थ होते हैं आफ्टर बर्थ ऑफ 1 चाइल्ड, मान लो एक चाइल्ड बॉर्न हुआ उसके बाद 2 जुड़वा हो गए, तो उस केस में उन सबको मिल जाएगी। और ये जो एग्जेम्पशन है केवल फेयर के लिए दी जाती है, बोर्डिंग और लॉजिंग होटल वगैरह के लिए नहीं दी जाती। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्स फ्री पार्ट। ये हम पढ़ रहे हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। आप यहाँ पर लिख लीजिए 9 पॉइंट, अमाउंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ वॉलंटरी रिटायरमेंट। पेन चल नहीं रहा है यहाँ पर ढंग से। सेक्शन है इसका 10C। वॉलंटरी रिटायरमेंट के टाइम आपको जो अमाउंट मिलता है लमसम, मिनिमम जो है इसका टैक्स फ्री पार्ट होता है। एक्चुअल अमाउंट जो मिला है, या फिर 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। मान लो आपने 30 साल बिताए, ठीक है, तो 30 साल आपके कंप्लीटेड है। फॉर कंप्लीटेड ईयर, फ्रैक्शन वाला कंप्लीट नहीं माना जाएगा। 3 मंथ सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, ठीक है। तो हर एक साल के लिए 3 महीने की सैलरी जो वो ले लो इनटू मंथली सैलरी। रिमेनिंग जितने महीना आपके बचे थे सर्विस के अंदर इनटू मंथली सैलरी, या मैक्सिमम ₹5 लाख। ये जो एग्जाम्पशन है किसको दी जाती है? ओनली टू द एम्प्लॉयज ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एग्जाम्पशन जो है पूरे
लाइफ टाइम में एक बार दी जाती है। सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग मंथ फ्रॉम द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, ये जो है ना मंथली सैलरी इनटू मंथली सैलरी, इसका क्या मतलब है? सैलरी ऑफ प्रीसीडिंग मंथ, रिटायरमेंट के पिछले महीने की। इट इंक्लूड्स डीए एंड कमीशन आल्सो, दीज आर अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ सर्विस। सर्विस ऑफ रिमेनिंग मंथ विल बी काउंटेड, कितने मंथ बचे हैं वो कैसे काउंट करेंगे? जब वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया वहां से लेकर जब नॉर्मल रिटायरमेंट होता उस बीच का टाइम देखेंगे। ठीक है, आखिरी आपका है न्यू पेंशन फंड स्कीम सेक्शन 10(23)(a)(b). एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है इस स्कीम के अंदर, न्यू पेंशन फंड स्कीम के अंदर, वो सैलरी में जोड़ दिया जाता है। एम्प्लॉयर जो भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो पे के अंदर इंक्लूडेड रहता है, वो पे के अंदर इंक्लूडेड रहता है। हाउएवर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है वो 80CCD के अंदर आप डिडक्ट कर लेते हैं, न्यू पेंशन फंड स्कीम के अंदर जो भी किया है। ये स्कीम एप्लीकेशन है एम्प्लॉयज पे जो कि अपॉइंट किए गए आफ्टर 31/12/2003। कब? आफ्टर 31/12/2003। लास्ट पढ़ रहे हैं हम लोग कि सैलरी में से हम क्या क्या डिडक्शन करते हैं। हमने पहले भी पढ़ा था, एंटरटेनमेंट अलाउंस एक तो फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट, ओनली फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट ये अलाउ किया जाता है। दूसरा है टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट और प्रोफेशनल टैक्स, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स बोलते हैं अंडर सेक्शन 16(3). ये जो टैक्स पे कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स जो एम्प्लॉयर पे कर रहे हैं वो पूरा का पूरा डिडक्टेबल हो जाता है। अगर एम्प्लॉयर पे कर रहा है तो उसको पहले आप ऐड करते हैं ग्रॉस सैलरी में और बाद में जो टैक्स फ्री पार्ट है, एंड देन इट विल बी डिडक्टेड हियर, इट विल बी डिडक्टेड हियर। If professional tax are paid by employer, then firstly it will be added in gross salary and then it will be deducted here. If professional tax are outstanding, then it is not deductible. अगर outstanding है तो उसको माइनस नहीं करते। प्रोफेशनल टैक्स पहले तो ग्रॉस सैलरी में ऐड कर देते हैं, बाद में माइनस कर देते हैं। नीचे कुछ क्लैरिफिकेशन दे रखी है। DA is treated according to terms of employer in the following case। आता है DA terms of employment कब होगा? तो अगर या तो क्वेश्चन में दे रखा है if it is given in question, या फिर if it is included in, अगर क्वेश्चन में दे रखा है कि DA is according to terms of employment, या फिर ये इंक्लूड किया जाता है इन सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर वो सैलरी में इंक्लूड किया गया है रिटायरमेंट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए तो वो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। इफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ आर कंट्रीब्यूटिंग इन पीयर, अगर बोथ पीयर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑन पे एज वेल एज ऑन डीए, तो ये एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट माना जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा सैलरी कंप्लीट होता है। इसमें आपके लिए मेन जो इम्पोर्टेंट चीजें है ना, जो आप रिविजन करते हुए इस पे एम्फेसिस देना है आपको, एक तो आपके जो पर्क्स हैं एक तो, और साथ में इधर जो है आपका कंपनसेशन वगैरह, और ये कंपनसेशन, एलटीसी, एनकैश लीव, एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एचआरए बहुत इम्पोर्टेंट है, एचआरए आरएफएचए, एचआरए आरएफएचए, और साथ में जो है आपका एचआरए आरएफएचए, एंटरटेनमेंट अलाउंस की जो है आपका, देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस में टैक्स फ्री पार्ट कौन सा होता है, डिडक्ट कौन सा करते हैं हम, मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ ये रिसीव 1/5 ऑफ बेसिक पे या मैक्सिमम ₹5,000, दोनों में से, इन तीनों में से जो मिनिमम होता है वो हम माइनस करते हैं केवल। पहले तो पूरा का पूरा ऐड कर देते हैं, फिर माइनस कितना करते हैं वो मैंने आपको बताया था। देखिए अलाउंसेस के अंदर जो है आपका, देखिए अलाउंसेस के अंदर पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस में आपका एचआरए इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट अलाउंस इंपॉर्टेंट है, कन्वेंस अलाउंस और मोटर का अलाउंस इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन अलाउंस, पोस्टल अलाउंस, ये आपके इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है आपका फॉर ट्रांसपोर्ट पीपल वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इतना आपका इंपॉर्टेंट है। एडवांस सैलरी और एरियर का ध्यान रखिएगा।
फिर ये आपका जो है SPF, RPF, URPF ये इंपॉर्टेंट है। RFHA पर्क्स के अंदर आ जाइए, पर्क्स के अंदर आपका RFHA इंपॉर्टेंट है, रेंट फ्री हाउस एकोमोडेशन। लायबिलिटी ऑफ एम्प्लॉय पेड बाय एम्प्लॉयर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट का ध्यान रखिएगा कि 5,000 का गिफ्ट जो है काइंड में टैक्स फ्री है, कैश में पूरा टैक्सेबल है। फिर आपका जो कार फैसिलिटी है, कार फैसिलिटी आपका जो पर्क्स के अंदर जो है वैल्यूएशन ऑफ कार फैसिलिटी, जिसके अंदर हमने 1.6 सीसी लीटर और वो सब पढ़ा था, वो इम्पोर्टेंट है आपका। फिर टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज के अंदर जो है टैक्स फ्री पर्क्स फॉर ऑल एम्प्लॉयज में जो है आपका फैसिलिटी ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है वो आपका इम्पोर्टेंट है। और होटल वगैरह का ध्यान रखिएगा। लोन अगर है तो इंटरेस्ट फ्री लोन और लोन एट कंसेशनल रेट 20,000 तक वो टैक्स फ्री होता है। फिर लास्ट में प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी में आपका कंपनसेशन, एनकेशमेंट ऑफ अर्नड लीव, प्रोविडेंट फंड, ये आपका एनकेशमेंट ऑफ अर्नड लीव, ये सारी चीजें जो है आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है।